प्रिय भावी प्रशासकों और मेरे प्रिय दर्शकों और प्रिय साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा आईएएस पर। आज बहुत सारे कमेंट आ रहे थे स्टूडेंट के कि सर पावरफुल कौन होता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में। अच्छा, इस पर प्रश्न भी बनता है। जैसे प्रश्न है आपका कि जब गठबंधन सरकारों का दौर चल रहा है तो प्रश्न ये है कि आज भी प्रधानमंत्री का पद भारतीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ताधारी पद है, विवेचना कीजिए। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप किस तरह से दे पाएंगे? यानी राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च सत्ताधारी पद है या प्रधानमंत्री का पद सर्वोच्च सत्ताधारी पद है, ये बात तो ध्यान आकर्षित करने के लिए है, लेकिन इसके अंदर की जो विषय वस्तु है, जो मर्म है, जरा उसको समझिए। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होती है पावर और एक होती है प्रेस्टीज, यानी पावर और प्रतिष्ठा। आप कहेंगे कि भाई जिसके पास पावर है, प्रतिष्ठा तो ऑटोमेटिक उसके पास होगी। हाँ, ऐसा होता भी है, लेकिन हमेशा ही ऐसा नहीं होता है कि जिसके पास पावर हो उसके पास प्रतिष्ठा भी हो, और जिसके पास प्रतिष्ठा हो उसके पास पावर भी हो। ऐसा हमेशा नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी शासन व्यवस्था में पावर और प्रतिष्ठा को हमने बांट दिया है। यानी संसदीय सरकार में, ध्यान से समझिएगा, कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। तो आइए इसको समझते हैं। सामान्यतः बात तो यही निकल करके आती है कि भाई राष्ट्रपति सर्वोच्च सत्ताधारी होंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है, जरा इसको समझिए। ध्यान से समझने की बात है कि अनुच्छेद 53 की धारा 1 क्या कहती है? अनुच्छेद 53 की धारा 1 कहती है कि संघ की, यानी संघ सरकार की समस्त कार्यपालिक शक्ति, समस्त कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें? राष्ट्रपति में। यानी सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जो कार्यपालिका शाखा है तो उसकी सभी शक्तियां अनुच्छेद 53 की धारा 1 के अनुसार किसको दी हुई हैं? राष्ट्रपति को दी हुई हैं। और इसमें क्या कहा है कि इन शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। और ध्यान से आप समझिएगा, प्री में यह प्रश्न आता है आपसे कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति के अधीनस्थ है। यानी जायज सी बात है कि जब मंत्री परिषद के माध्यम से शक्तियों का प्रयोग होगा तो मंत्री परिषद कहां आ जाती है? आपकी अधीनस्थ में आ जाती है। और इसका मतलब यह हुआ कि जब मंत्री परिषद अधीनस्थ हो गई तो प्रधानमंत्री भी तो अधीनस्थ हो गए। भाई प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के क्या हैं? आपके अध्यक्ष हैं। तो जब मंत्री, यानी आपकी मंत्री परिषद है, जब वो अधीनस्थ हो जाएगी राष्ट्रपति के, तो ध्यान से आप समझिएगा, तो प्रधानमंत्री भी अधीनस्थ हो गए। अब यहां पर एक बात ऑटोमेटिक निकल करके आती है। यहां भाई इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग तो बात यही निकल करके आ रही है कि भाई राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च सत्ताधारी पद हुआ। भाई सर्वोच्च सत्ता इन्हीं के पास है, यानी पूरी ताकत, कार्यपालिक शक्ति किसको दी है? राष्ट्रपति को दी गई है, राइट। और इसका प्रयोग या तो वो स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। ठीक है। एक और खास बात है, आर्टिकल 53 में ही यह भी दिया हुआ है कि राष्ट्रपति सेना के सर्वोच्च कमांडर होंगे।
यानी सेना के सेनापति प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। सेना के सेनापति कौन होंगे? यानी सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति हैं। अच्छा, एक और बात समझिए आगे। अनुच्छेद 53 के अनुसार ही इसकी धारा 2 कहती है, क्या कह रही है? कि राष्ट्रपति सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं। अब जरा तीसरी बात आ जाइए इसी में। अनुच्छेद 77 की धारा 1 कहती है कि संघ सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, नाम से किए जाएंगे। अब अगर इन तीनों अनुच्छेदों की, यानी जो आर्टिकल 53 और आर्टिकल 77 को अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो यह पता चलता है कि भाई राष्ट्रपति सुप्रीम हो गए, यानी सर्वोच्च पावरफुल हो गए राष्ट्रपति। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अच्छा, अनुच्छेद 77 की धारा 3 कहती है, क्या कह रही है? कि मंत्री परिषद का सुचारू रूप से कार्य संचालन के लिए और मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन करने के लिए राष्ट्रपति नियम बनाएंगे। राइट, यह बात भी अनुच्छेद 77 में दी हुई है। तो इन बातों से तो यही निचोड़ निकल करके आ रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च होंगे, लेकिन स्थिति इससे भिन्न है। यानी संविधान ने पावर राष्ट्रपति को दी है पूरी तरह से, लेकिन इस पावर को एक अनुच्छेद के माध्यम से राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति को एक ओर तो ये राष्ट्रपति को सारी पावर दे दी, लेकिन दूसरी ओर राष्ट्रपति को बोल दिया गया कि आप इन शक्तियों का प्रयोग अपने मन से नहीं कर सकते, आप इन शक्तियों का प्रयोग एक मंत्री परिषद के परामर्श से करोगे और उस मंत्री परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। ध्यान से समझिएगा। किंतु अनुच्छेद 74 की धारा 1 कहती है, क्या कह रही है? कि एक मंत्री परिषद होगी जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होंगे। एक मंत्री परिषद होगी जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होंगे और राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे, अनुसार कार्य करेगा। यानी कंपाइल कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया कि आप मंत्री परिषद के परामर्श से ही इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हो। अब केवल यही बात स्पष्ट नहीं, यही बात नहीं रुकी है। अब इसमें एक और बात जोड़ दी गई कि ये जो मंत्री परिषद है, अनुच्छेद 75 की धारा 3 के अनुसार यह मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह बनाई गई है। यानी यह मंत्री परिषद जिसके कहने पर राष्ट्रपति को अपनी उन शक्तियों का प्रयोग करना है, वो मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी न बना करके किसके प्रति उत्तरदायी बनाई गई है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाई गई है। निचोड़ क्या निकल करके आया? निचोड़ यह निकल करके आया कि सिद्धांत रूप में
सिद्धांत रूप में संघ की कार्यपालिक शक्ति पावर किसको दी हुई है? पावर राष्ट्रपति को दी गई है, किंतु इन शक्तियों के प्रयोग करने का अधिकार दूसरी संस्था मंत्रिपरिषद को दिया गया है, जिसके हेड कौन है? पीएम है। पीएम इसके अध्यक्ष हैं। यानी एक हाथ से सारी शक्ति किसको दी गई? राष्ट्रपति को दी गई, और दूसरे हाथ से वो शक्ति खिंच करके किसके पास पहुंच गई? प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के पास पहुंच गई, यानी मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। यानी सिद्धांत रूप में शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, लेकिन व्यवहार में वो शक्ति किसके पास पहुंच गई? मंत्रिपरिषद के पास पहुंच गई। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि संसदीय सरकार में जो दोहरी कार्यपालिका की बात होती है, तो राष्ट्रपति क्या हो गए? नाम मात्र की कार्यपालिका हो गई। क्या हो गए? नाम मात्र की कार्यपालिका। जबकि यह क्या हो गई? आपकी वास्तविक कार्यपालिका हो गई। रिजल्ट क्या निकल करके आया? रिजल्ट यह निकल करके आया कि राष्ट्रपति सर्वोच्च सत्ताधारी पद नहीं है, बल्कि भारतीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ताधारी पद किसका है? प्रधानमंत्री का है। और यह प्रधानमंत्री का पद क्यों हो गया? आप कहेंगे कि सर पावर तो मंत्रिपरिषद को दी गई है और मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री सर्वोच्च सत्ताधारी पद क्यों हुए? वो इसलिए हुए, अब जरा इस पर आ जाइए, कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में कौन बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री। ये एक कड़ी के रूप में है। यानी मंत्रिपरिषद का कोई भी परामर्श अगर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो किसके माध्यम से जाएगा? प्रधानमंत्री के माध्यम से। अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के साथ कोई भी संवाद करना चाहेंगे, तो वो किसके माध्यम से आएगा? प्रधानमंत्री के माध्यम से। और यह बात आर्टिकल 78 में, अनुच्छेद 78 में स्पष्ट की गई है। क्या कहा है? कि मंत्रिपरिषद में जो कानून बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाना है, और संघ सरकार के प्रशासन संबंधी क्या स्थिति है, उसकी समय समय पर प्रधानमंत्री जानकारी देंगे राष्ट्रपति को। और 78 की धारा ख कहती है कि अगर राष्ट्रपति यह जानकारी, अगर इस तरह की कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह उन्हें यह जानकारी उपलब्ध कराएं। अच्छा, 78 की, ध्यान से आप समझिएगा, 78 की धारा सी क्या कहती है? कि अगर मंत्री ने कोई घोषणा कर दी है और उस पर मंत्रिपरिषद में विचार विमर्श नहीं हुआ है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्रिपरिषद को संदेश भेजेंगे कि भाई जो मंत्री ने कहा है उस पर विचार विमर्श करके फैसला लीजिए। फैसला चाहे जो लीजिए, लेकिन उस पर विचार विमर्श करके फैसला लीजिए। तो बीच में कौन हो गए? प्रधानमंत्री हो गए। पहली बात। दूसरी बात क्या हुई आपकी? अगर आर्टिकल 75 को आप लें, क्लॉज 1 और क्लॉज 2, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपने मनमाने तरीके से प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। यहां पर अनुच्छेद 75 की धारा 3 जो है वो आपका आधार बनती है। यानी वह व्यक्ति जो लोकसभा में सर्वाधिक सीट प्राप्त किया हुआ है, यानी बहुमत प्राप्त किया हुआ है, 50% प्लस सीट प्राप्त किया हुआ है, स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, तो उस राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करना आपकी मजबूरी बन जाती है।
क्यों? क्योंकि आर्टिकल 75 की धारा 3 कहती है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अब जरा आगे आ जाइए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से होगी। यानी आप अपने मन से मंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकते। मंत्री की नियुक्ति किसके कहने पर होगी? प्रधानमंत्री के कहने पर होगी। अच्छा, आर्टिकल 75 की धारा 2 कहती है कि मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर रहेंगे, ठीक है, लेकिन व्यवहार में यह इच्छा किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति किसी मंत्री को बर्खास्त कर दें, ठीक है, कर सकते हैं 75 की धारा 2 को बेस बना करके, लेकिन अब प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? भाई मुझे तो मंत्री की जरूरत है और आपने बिना मेरे पूछे इसको क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया। ठीक है, कर दीजिए आप। और फिर प्रधानमंत्री ने उसी व्यक्ति का नाम उनके सामने रख दिया। अब क्या विकल्प रह जाएगा जरा बताइए? क्योंकि आप अपने मन से तो आप मंत्री की नियुक्ति कर नहीं सकते। नियुक्ति किसके कहने पर करोगे? प्रधानमंत्री के कहने पर करोगे। तो जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री के कहने पर करोगे तो आर्टिकल 75 की धारा 2 की जो शक्ति राष्ट्रपति को है, वस्तुतः वह शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। अब यहां एक और बात है कि यानी मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार बाध्य है राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री सर्वोच्च सत्ताधारी पद कैसे हो गया? कि अगर प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया तो पूरी मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा। यह प्रधानमंत्री ही है जो कि आपके लोकसभा में यानी बहुमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है। भाई वो तो बहुमत का समर्थन प्राप्त करेगा, नेता है ना वो, राइट? तो आप देख रहे हैं। और अगर गठबंधन सरकारों का दौर ले लीजिए वर्तमान में, राइट नाउ, अभी तो खैर मोदी सरकार है, स्पष्ट बहुमत में है, फिर भी उन्होंने गठबंधन बना रखा है। लेकिन अगर मान लीजिए वास्तविक गठबंधन हो, जैसे कि उससे पहले वाली स्थिति थी कि किसी भी दल को 272 से का आंकड़ा प्राप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में फिर कई दलों को मिलाकर के आप सरकार बनाएंगे, तो उसमें भी प्रधानमंत्री का पद सर्वोच्च सत्ताधारी पद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री का यहां पर दृष्टिकोण निर्णायक होगा, यानी समन्वय स्थापित करना, यानी विभिन्न प्रकार के जो मत होंगे, यानी जिन लोगों से आपने सपोर्ट लिया है, तो वहां पर उनका समन्वयकारी दृष्टिकोण जितना मजबूत होगा, वही सरकार चलाने में क्या होगा? समर्थ होगा। आप जरा याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल को, राइट नाउ, कितने दलों को मिलाकर के उन्होंने सरकार चलाई थी 5 साल, राइट? तो आप देख रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन में प्रधानमंत्री ही फिर क्या होंगे, क्योंकि और यह स्थिति सबकी होती नहीं है। तो यहां पर ऐसी स्थिति में इसीलिए प्रश्न भी किया गया कि गठबंधन सरकार की स्थिति में भी प्रधानमंत्री का पद सर्वोच्च सत्ताधारी पद होता है, विवेचना कीजिए। राइट नाउ रिपीटेड क्वेश्चन है स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में, अलग अलग तरीके से भाव वही है, शब्दावली अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस तरह से आपसे क्या किया गया है? प्रश्न किया गया है। तो निचोड़ क्या निकल करके आया? निचोड़ यह निकल करके आया कि आपके यहां पर संसदीय सरकार है और इस संसदीय सरकार में जो कार्यपालिका है यह आपकी 2 प्रकार की होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी क्या हो गई? वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका में कौन हो गए? राष्ट्रपति हो गए, और वास्तविक कार्यपालिका में कौन हो गए? आपकी मंत्रिपरिषद हो गई, और जिसके हेड कौन है? पीएम है। अब ध्यान से आप समझ, सिद्धांत रूप में शक्ति किसको दे दी? अपने राष्ट्रपति को दे दी, राइट? और ध्यान से आप समझिएगा, मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल 53 की धारा 1 कि या तो वो स्वयं इनका प्रयोग करेंगे या अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयोग करेंगे। तो यहां पर यह प्रश्न भी आपसे इसीलिए पूछा जाता है कि भाई जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के अधीनस्थ हैं या समकक्ष हैं। अब भाई वास्तविक पावर तो इन लोगों के पास पहुंच गई, इनके पास तो है नहीं। तो जिसके पास पावर होगी वही, अब यहां पर ये एक तरह से ये सैद्धांतिक तौर पर चीजें आपको थोड़ी सी अस्पष्ट दिखाई दे रही हैं कि जब भाई पावर इसके पास है तो ये अधीनस्थ कैसे होगा। बट ये कंफर्म है कि पावर इनके पास है, लेकिन उस पावर के प्रयोग की शक्ति संविधान ने इनको दी हुई है और ये इनके अधीनस्थ हैं।
यानी मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री किसके अधीनस्थ हैं? राष्ट्रपति के अधीनस्थ हैं। और जब राष्ट्रपति के अधीनस्थ हैं, यह बात कहां से निकल करके आएगी? 53 की धारा 1। और यह बराबर आपके स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में इस तरह के आपके प्रश्न आपसे पूछे जाते रहते हैं। उस प्रश्न को पूछने के पीछे मनोविज्ञान यही है कि भाई जब वास्तविक शक्ति इनके पास है तो ये इनके अधीनस्थ कैसे हुए, राइट नाउ। तो ये है आर्टिकल 53। क्या? आर्टिकल 53। अब यहां पर एक और पेज निकल करके आता है, और वो पेज क्या है जरा उसको समझ लीजिए। पेज ये है कि फिर राष्ट्रपति की पोजीशन क्या है, राइट। तो अब ध्यान से आप समझिएगा, हमने क्या किया है कि एक है हमारे यहां पर शक्ति यानी पावर की बात की है हमने, और दूसरी ओर हमने किसकी बात की है? प्रतिष्ठा की, यानी प्रेस्टीज की बात की है। अगर हम प्रेस्टीज, पावर एंड प्रेस्टीज, तो हमने पावर और प्रेस्टीज का क्या कर दिया है? यानी सेपरेशन कर दिया है हमने कार्यपालिका के अंदर। यानी हमने प्रेस्टीज किसको दे दी है? राष्ट्रपति को, और पावर किसको दे दी है हमने? प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद को। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगले वीडियो में इस बात पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत में सर्वोच्च प्रतिष्ठा युक्त पद कौन है। तो वो सर्वोच्च प्रतिष्ठा युक्त का पद किसका है? राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति का सर्वोच्च प्रतिष्ठा युक्त पद कैसे हुआ, अब फिर उसको सिद्ध करेंगे। यहां प्रूफ किया है किसको? यहां प्रूफ किया है हमने कि सिद्धांत रूप में राष्ट्रपति को शक्ति मिल गई, लेकिन व्यवहार में उन शक्तियों के प्रयोग की शक्ति किसको है? मंत्री परिषद को। इसलिए प्रधानमंत्री सर्वोच्च सत्ताधारी पद हुआ, लेकिन राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च प्रतिष्ठा युक्त पद है। कैसे? तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में बहुत विस्तार से करेंगे। आशा करता हूं कि आज का जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको भी कोई इसी तरह के टॉपिक पर, अगर आपके माइंड में भी इस तरह की कोई बात आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस पर हम निश्चित तौर पर वीडियो लेकर के आएंगे। और आपको किसी भी विषय वस्तु को लेकर के अगर आप स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करते समय कोई कंफ्यूजन होता है, कोई दिक्कत आती है, आपको हमारे वीडियो आप देखते रहते हैं, वहां कोई कंफ्यूजन आता है, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपको समयबद्ध तरीके से अनुक्रिया प्राप्त होगी, आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो आज इतना ही। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और आज आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।